क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हो गए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ लास्ट में बनाया था, और हमने दिखाया था कि कैसे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है उसका ग्राफ कैसा होता है, और फिर उस ग्राफ से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें उसमें बताई थी। एक बार मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से बनाया था हम लोगों ने, ये इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। हमने दिखाया था कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसकी वेलोसिटी 0 होती है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसकी वेलोसिटी इन्फिनिटी होती है। और हम लोगों ने जो बीच में जो 3 लाइन बनाए थे, एक लाइन तो हम लोगों ने ये बनाया था जिसको ये बताया था कि ये जो वेलोसिटी होता है MP होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये दिखाया था हम लोगों ने। एक थोड़ा सा आगे जो यहाँ पे है, यानी इसके रेंज में यहाँ पे है, ये जो वेलोसिटी है इसको मीन वेलोसिटी देखते हैं, मीन वेलोसिटी। और यहाँ जहाँ से ये बिल्कुल स्क्यू होके गिरता है, यहाँ से ये वेलोसिटी जो है VRMS होता है। कितनी बस में ये हम लोगों ने ग्राफ से दिखाया था। ये सारी बातें पिछला लेक्चर में जाकर देखेंगे तो समझ में आएगा ये। अब क्या बताए कि आज जो है हम लोग इसके आगे करेंगे, और इसके आगे जो है जो स्पीड है, ये 3 तरह का जो स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मीन एवरेज स्पीड, RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये तीनों का रिलेशन लिखना है। इसी से मैक्सवेल का जो ये रिलेशन दे रखा है, मैक्सवेल का ये ग्राफ जो दे रखा है, इनके स्पीड का एक रिलेशन दे रखा है। ये वैसे तो डराइव इसमें नहीं दे रखा है, यदि हम लोग के कोर्स के हिसाब से वो डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है कि वेलोसिटी कितना होता है। तो डेरिवेशन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, मगर इससे इनका रिलेशन दिया हुआ है। तो आज हम लोग उन्हीं वेलोसिटी को करेंगे, जैसे एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो पहले हम लोग इसको करते हैं, देखते हैं क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसका रिलेशन भी लिखते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो एवरेज तो जानते हैं, द अर्थमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन और एवरेज। तो एवरेज का मैं एक लिटरल डेफिनेशन लिखता हूं, क्या दे रखा है, द मीन, द अर्थमेटिक ठीक है, ये एक डेफिनेशन दे रखा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, द अर्थमेटिक मीन, इसका मीन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कई सारे मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका वेलोसिटी जो है V1 V2 V3 V4 दे रखा, Vn तक दे रखा है, उसका मीन कैसे निकालेंगे? तो लेट द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर, लेट the velocities ठीक है, लेट द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर V1 V2 V3 डॉट डॉट Vn तक, यानी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उनका अलग अलग वेलोसिटी है, V1 V2 V3 V4 ऐसे चलता रहेगा। तो इसका एवरेज कितना होगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन n। तो ये हमारा रिलेशन हो जाता है एवरेज वेलोसिटी का। हम लोग v बार से दिखाते हैं इसको, एवरेज वेलोसिटी को v बार से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना। v बार मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा, 9th में जो मैथमेटिक्स होता है ना उसमें तो आता है। तो एवरेज वेलोसिटी ये हमारा रिलेशन हो जाता है। कहाँ कहाँ समझ में आया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का तो ये डेफिनेशन हो गया, अभी मैंने मिटा दिया इसको। आगे क्या दे रखा है कि अगर मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से अगर इसका वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन निकालते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से, तो उसका क्या वैल्यू दे रखा है, इसका डेरिवेशन नहीं दे रखा है, इसका डायरेक्ट वैल्यू दे रखा। तो मैं वैल्यू लिख रहा हूं, तो एक अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या दे रखा है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 kbt अपॉन पाई m रूट, ये वैल्यू दे रखा है। क्या है, 8 तो नंबर हो गया, kb बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर उस वक्त जिस वक्त हम लोगों ने गैस लिया उस वक्त टेम्परेचर कितना है, और ये पाई है, ये स्मॉल m है मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ एक मॉलिक्यूल का मास कितना है यहाँ पे m, ठीक है। अब क्या बताया कि अगर हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे, यानी गैस कांस्टेंट में लिखना चाहे या प्रेशर का टर्म में लिखना चाहे, तो कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये kb जो है, kb होता है r अपॉन n, r गैस कांस्टेंट होता है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस प्रेजेंट एट दैट टाइम, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो अगर मैं इसको हटाऊं, kb को हटाता हूं, तो ये 8 RT अपॉन पाई mn ये रूट में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये n इंटू m, इसको हम लोग लिखते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल है ये, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट दैट टाइम इन अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल का कितना टोटल मास हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 RT अपॉन पाई कैपिटल M मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस, ये m क्या है, मास ऑफ द गैस है, ये स्मॉल m क्या था, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल था, ठीक। अगर हम लोग RT को हटाकर, जैसे आइडियल गैस में होता है PV इज इक्वल टू nRT, अगर मान लो 1 मोल है, अगर n का वैल्यू 1 मोल है तो PV इज इक्वल टू RT आ जाएगा। तो हम लोग इस PV को RT को हटा के PV भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 8 PV अपॉन पाई m, ये दे रखा हमारा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल m को हम लोग लिख देते हैं मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, और ये कैपिटल M है मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है ना, उस वक्त कितना मास था गैस का वो लिया, और स्मॉल m मास। यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ मोल जो है 1 मोल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 PV अपॉन पाई m रूट के। तो ये एवरेज स्पीड जो है ये रिलेशन होता है हमारा, ये रिलेशन होता है। हम लोग ये जो रिलेशन, ये वाला जो रिलेशन आया है ये मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला जाता है, इसका डेरिवेशन हम लोग के कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। बाकी जो चेंजेस हैं वो मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आए। अब इस वैल्यू को याद रखना पड़ेगा हमें न्यूमेरिकल्स करने, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला जो स्क्वायर रूट वेलोसिटी वो मैं लिखने जा रहा हूँ, स्क्वायर रूट वेलोसिटी, इतना नोट कर लीजिए, ठीक। ये दे रखा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS, ठीक है। क्या है डेफिनेशन इसका, इट इज डिफाइंड एज द रूट मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट अ टेम्परेचर इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। जैसे इसका हम लोग मान लेते हैं एक गैस ले लिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका अलग अलग स्पीड्स होता है, तो उसका RMS वैल्यू अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं वो लिखते हैं हम लोग VRMS, है ना। VRMS होगा, ये रूट लगा दिया, रूट, ये V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, ये V3 स्क्वायर, ये V डॉट डॉट VN स्क्वायर।
तो ये स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी हो गया और इसका मीन ले लिया। तो रूट मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर। अब फिर से एक बार इसको डिफाइन करते हैं, रूट मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्पीड का मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो आरएमएस का ये रिलेशन निकालते हैं। अगर इसका रिलेशन हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से अगर देते हैं तो उसका जो वैल्यू दे रखा है वो हम लिखते हैं इसका अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है इसका वैल्यू, वी आर एम एस 3 kBT अपॉन m रूट में। ठीक है, ये 3 kBT अपॉन m, ये m तो जानते हैं स्मॉल m होता है मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, kb बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसका जानते हैं, इसका वैल्यू हमें याद है 1.38 10⁻⁻23 ये वैल्यू दे रखा है। ठीक, और टेम्परेचर जो भी गिवन टेम्परेचर होगा उस वक्त वो टेम्परेचर ले लेंगे। केबी का अगर वैल्यू हम लोग हटाते हैं, केबी को हटाते हैं तो क्या होगा, R/N लिखेंगे तो क्या आ जाएगा है ये 3RT अपॉन m, ये n, ये रूट के अंदर हो गया। ठीक है, ये जो m है मास ऑफ अ मॉलिक्यूल और ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैस इन द कंटेनर। तो टोटल जो मास होगा उसको लिखेंगे 3RT अपॉन कैपिटल M, मास ऑफ द गैस, कैपिटल M इज मास ऑफ द गैस प्रेजेंट एट द गिवन टेम्परेचर। ये हो गया, ये तो हमारा RT के टर्म में हो गया। अगर हम लोग इसको प्रेशर के टर्म में लिखते हैं तो 3PV अपॉन M, ठीक है ना, PV जैसे आइडियल गैस इक्वेशन से जैसे हम लोग पीछे में किया था एवरेज स्पीड में, वैसे ही RT को हटा के PV लिख दिया। तो ये हमारा रिलेशन होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से VRMS का। ठीक है, RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका ये वैल्यू आ जाता है। कहती बात सुन में यहाँ पे क्या बताया कि जो RMS वैल्यू है, ज़्यादातर हम लोग जब भी कभी कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह तो हम लोग RMS वैल्यू यूज़ करते हैं। क्या, RMS वैल्यू यूज़ करते हैं। और RMS वैल्यू जो है चेक करते हैं किस पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे देखते हैं, स्पेशली टेम्परेचर पे, तो RMS वैल्यू जो है टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। RMS वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। VRMS ये है ना, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, RMS वैल्यू जो है वेलोसिटी ऑफ RMS या स्पीड ऑफ RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल और अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस रूट को हटाऊंगा तो ये वेलोसिटी स्क्वायर होगा। पीछे हम लोगों ने किया था वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पीछे बहुत सारे इक्वेशन हम लोग किया था काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो है VRMS जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर या स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर, और ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के बराबर होता है। ठीक, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और VRMS स्क्वायर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर इधर से रूट हटा दें तो ये इसके हिसाब से हो जाता है। ये पीछे हम लोगों ने कर रखा है, ऐसे ही दे रखा है ये मास। तो VRMS जो है VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल स्क्वायर रूट ऑफ द मास। ठीक, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस और मास इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास स्क्वायर रूट ऑफ मास। क्या मतलब हुआ कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका RMS वैल्यू वेलोसिटी कम होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगा। जिसका मास कम होगा उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ तक समझ में आया, मास का इन्वर्स रिलेट करता है। यहाँ पे जैसे एक दे रखा है समझने के लिए, जैसे दो गैस लेते हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है।
तो हाइड्रोजन का जो मास होता है और जो ऑक्सीजन का मास होता है, अगर उसकी वेलोसिटी को कंपेयर कराएंगे एक गिवन टेम्परेचर पे, तो स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। मैं उसे करके दिखाता हूँ, वो इसको नोट कर लिए, मिटाऊंगा मैं, इसके बाद उसको करके दिखाता हूँ। दो गैस को स्पीड को कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। ओके, हम लोग जानते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास होता है। तो हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो VRMS, V ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अगर ऐसे तो हम लोग रूट में लेंगे, ऊपर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, और नीचे आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऐसे ले लेंगे, ऊपर हाइड्रोजन है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये मास, नीचे ऑक्सीजन लिया तो ऊपर में कर लिया इन्वर्सली, ठीक। यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास अगर लेंगे तो O2 है, O2, तो एक एटम का जो मास होता है ऑक्सीजन का वो 16 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है एटॉमिक मास। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो 16 को 2 से मल्टी, 2 है ना ये, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 आ जाएगा। तो इसका जो 32 आ जाएगा, हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, इसका रूट ले लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो क्या देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज ये 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है, ये इस वाले रिलेशन से आता है कि RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास का स्पीड अगर कैलकुलेट करते हैं या कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि गिवन टेम्परेचर पे, एक ही टेम्परेचर पे ऑक्सीजन का वेलोसिटी और हाइड्रोजन की वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन की वेलोसिटी ऑक्सीजन की वेलोसिटी से 4 टाइम ज़्यादा होगा। ये हमने वेरीफाई करके दिखाया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं है, आ रहा है समझ में सर? ओके, तो ये था हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक डेफिनेशन लिखा था। ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेशन लिखा था और एक कंपेयर करके ये रिलेशन लिखा था, ये हम लोगों ने कर दिया। समझ में आ गया? ये इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में मिटा के अगला मैं करने जा रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसका डेफिनेशन लिखता हूँ, उसका रिलेशन लिखता हूँ। एक हमारा जनरल रिलेशन होगा, एक मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रिलेशन होगा, वो दोनों को मैं लिखता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं है? नोट कर लीजिए इसको। Possessed by maximum number of molecule of a gas at a given temperature is called most probable speed। क्या मतलब हुआ कि एक हम लोगों ने एक टेम्परेचर पे गैस लिया तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो स्पीड होता है वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो हमने 10 मॉलिक्यूल लिया तो उसमें 6 या 7 मॉलिक्यूल का स्पीड जो होगा, जिस रेंज में होगा, उसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ले लेंगे। बाकी 1-2 कम भी रखा हो, 1-2 बहुत ज़्यादा भी रखता होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग दिखाया था कि यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये ज़्यादा स्पीड इनका है। ज़्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे है जिसकी स्पीड इतना है। बाकी इधर भी है, इन्फिनिटी स्पीड भी है लेकिन वो कम है। इधर भी है, जीरो की तरफ भी है मगर वो कम है। ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स उनका स्पीड ये वाला रेंज का है। तो ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनका स्पीड मैक्सिमम है और एक ही रेंज में है, इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं रिलेशन भी लिखूंगा। ये दे रखा हमारा डेफिनेशन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। क्या दे रखा? द स्पीड पॉसेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट अ टेम्परेचर इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड होता है उसी को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आया? ये हमारा डेफिनेशन हो गया इसका। आगे बोला क्या कि इसका रिलेशन दे रखा है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबल का स्पीड का जो रिलेशन दे रखा है वो हम लोग लिखते हैं। क्या दे रखा है इसका? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू ये दे रखा 2kBT/m। ठीक है, 2kBT/m। m तो जानते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। kB बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। अगर हम लोग इसको यहाँ से kB को हटाते हैं तो 2
आर टी अपॉन एम एन, के बी को आर बाई एन से चेंज कर देते हैं, ये रूट लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये जो एन एन एम को एन से मल्टीप्लाई, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एम हो गया, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द गिवन गैस, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल मास जो हो जाएगा हमारा, ये एम आ जाएगा, कैपिटल एम आ गया। ठीक है ना, मास ऑफ अ गैस नॉट अ मॉलिक्यूल, यानी गैस कितना है उसका टोटल मास यहाँ पे आ गया। ये आरटी के टर्म में है, अगर हम लोग पीवी के टर्म में लिखना चाहेंगे तो 2pv अपॉन एम, ये रूट के अंदर हो गया। तो ये हमारा रिलेशन होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया हम लोग। और मैक्सवेल ने जो डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से जब हम लोग उसका स्पीड निकालते हैं तो 3 अलग अलग स्पीड आता है। एक आता है एवरेज स्पीड, एक आता है आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और तीसरा जो आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये 3 अलग अलग स्पीड होते हैं। उसी का अगर हम लोग मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के हेल्प से उसका वैल्यू निकालते हैं तो वो 3 वैल्यू हमने लिखा था अलग अलग टर्म में, आरटी के टर्म में, पीवी के टर्म में, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के टर्म में, वो हम लोगों ने लिख के दिखाया था। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग जा रहे करने कि इन तीनों स्पीड में क्या रिलेशन है आपस में, कौन बड़ा है, ठीक है, कौन छोटा है, कौन सबसे छोटा है। तो अब हम लोग रिलेशन निकालने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी जो है मैं निकल रहा बार बार, मगर स्पीड ही बोलेंगे, क्योंकि जो स्पीड होता है वो स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जिस तरह से गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं, रैंडम मूव करते हैं, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है स्पीड सुइटेबल वर्ड होगा। मैं बार बार वेलोसिटी बोल दिया है, वो क्या ना स्पीड वेलोसिटी बार बार रहता है ना, तो बार बार वही निकलता है। लेकिन यहाँ पे जो सुइटेबल वर्ड है स्पीड है। तो हम अगर वेलोसिटी बोल भी देते हैं तो आप उसको स्पीड समझिए, क्योंकि स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, गैस मॉलिक्यूल का मोशन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे स्पीड ही यूज़ होगा, थ्रोली पूरे हर जगह स्पीड ही यूज़ होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं रिलेशन निकालते हैं इनका। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी वी बार, आरएमएस वेलोसिटी एंड मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हमने बताया कि जब भी कभी हम लोग गैस के स्पीड को यूज़ करते हैं तो स्पीड जो है ना आरएमएस वैल्यू ही यूज़ होता है। तो जो एवरेज वेलोसिटी है या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, वो आरएमएस के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो कैसा कितना होगा वो लिख रहे हैं। तो आरएमएस यानी कि एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इन टर्म ऑफ आरएमएस, मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड in term of VRMS can be written as ठीक है, क्या बताया, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इन टर्म ऑफ VRMS कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम लोग वो हम दिखाने जा रहे हैं। ठीक, जैसे एवरेज स्पीड का याद है आपको, क्या फॉर्मूला लिखा था 8 kBT अपॉन पाई m, ये लिखा था ना हम लोगों ने, इस तरह से लिखा था ये। और आरएमएस का वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, VRMS का क्या वैल्यू है 3 kBT अपॉन m, ये हमारा आरएमएस का वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ना 3 है, 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 8 है, नीचे सिर्फ पाई है, यहाँ पे m है, यहाँ पाई भी है, m भी है। पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से सेपरेट करते हैं। देखिए कैसे, 8 अपॉन पाई को रूट में अलग ले लेते हैं, एंड kBT अपॉन m को अलग ले लेते हैं। ये दोनों को 2 रूट में अलग अलग कर लिया। जहाँ तक समझ में बात आ गई, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 8 अपॉन 3 पाई, ये इसमें हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, और ये यहाँ पे 3 kBT अपॉन m, ये ऐसे ले लिया। ठीक है, यति बात में ये 3 kBT 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। अब ये जो है इसके बराबर है,
ये इसके बराबर है, 3kBT/m RMS वेलोसिटी के बराबर है। तो इसे हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/3 पाई रूट के अंदर और VRMS ये वाला वैल्यू को पूरे को रिप्लेस कर दिया। ठीक, अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, 8/3 पाई का वैल्यू निकाल के लिखते हैं, तो ये जो वैल्यू आता है 0.92 VRMS। क्या समझ में आया कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो RMS वेलोसिटी का 0.9 टाइम्स होगा, 0.92 से मल्टीप्लाई करके RMS को, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ये हम लोगों ने इस तरह से रिलेट कराया, क्या एवरेज वेलोसिटी को RMS वेलोसिटी से, ऐसे हम लोगों ने रिलेट कराया। कहाँ कहाँ समझ में आई ये समझ में आ गया। ये ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम लोग रिलेट कराते हैं। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है ना 2kBT/m के बराबर है, ये फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, √2 को अलग कर देते हैं और √kBT/m को अलग कर देते हैं, दोनों को अलग कर दिया। यहाँ पे चाहिए कितना, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये तो 2/3 हो जाएगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर ये आ जाएगा 3kBT/m। ठीक है, 3kBT, और ये जो वैल्यू होगा RMS के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, तो ये आ जाएगा 2/3 VRMS, ये रूट में है। ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हम लोगों ने RMS के टर्म में लिख दिया। इसका वैल्यू 2/3 है। ठीक है, 2/3 का स्क्वायर, पहले तो डेसिमल में चेंज करें फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना वैल्यू देगा ये 0.816 VRMS। ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा ये RMS कितना होगा 0.816 VRMS। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को RMS के टर्म में लिखेंगे तो इस तरह से वैल्यू के टर्म में लिखेंगे, या 2/3 √2/3 VRMS ऐसा लिख सकते हैं। और अगर एवरेज स्पीड को लिखेंगे तो एवरेज स्पीड का जो वैल्यू होगा 8/3 पाई VRMS लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने ये जो एवरेज वेलोसिटी था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी था, उसको RMS के टर्म में लिख दिया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ रहा ना समझ में, ये आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो रिलेशन मैं निकाल के दिखा रहा हूँ बहुत ही अच्छे रिलेशन है, और कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते रहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ये रिलेशन अगर याद रहेगा तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो रिलेशन को याद रखना पड़ेगा, मैं तो करके दिखाई रहा हूँ ड्राइव करके, तो आपको सिर्फ याद रखना है और फिर इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन के लिए। मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा इस चैप्टर का। मैंने कहा ही था कि इस बार इस वाला चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बाद में कराएंगे टॉपिक वाइज, पहले मैं थ्योरी करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ बात आ गई, इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आगे जो कराने जा रहा हूँ कि जो VRMS है उसका कितना वैल्यू होगा, या एवरेज वेलोसिटी है उसका कितना वैल्यू होगा, या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बताना है हमें, तो उसको कंपेयर करना है उन तीनों में से, एवरेज वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इन तीनों में कंपेयर करना और देखना कौन बड़ा कौन छोटा है। तो वो मैं कराने जा रहा हूँ, इसी हेडिंग में है, वो अभी उसी में है, इसी हेडिंग में चलेगा। रिलेशन बिटवीन वी एवरेज वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसी में चलेगा। इसे मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चले हम लोग इसको। यहाँ पे देखिए क्या है, VRMS का वैल्यू लिखते हैं। VRMS ये वैल्यू था हमारा 3kBT/m, ये रूट के अंदर था, यह है ना बोल्ट्जमान कांस्टेंट के टर्म में। इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो √3 को बाहर कर लेते हैं और √kBT/m ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं तो ये है 8kBT/m। ठीक, जो कॉमन टर्म है इसके हिसाब से उसको अलग कर लेते हैं, तो क्या है, ये हमारा इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक, 8/पाई को अलग कर लिया रूट में, kBT/m इसको अलग कर लिया, इसी के बराबर कर लिया, बिल्कुल सेम कर दिया। ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को भी लिख लेते हैं हम लोग, वो होता है 2kBT/m, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको √2 को बाहर कर लेते हैं और √kBT/m, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखते हैं, kBT/m सब में कॉमन है। अगर हम लोग रेशियो लेते हैं
इसका रेशियो लेते हैं तो जो कॉमन टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा। जब रेशियो लेंगे तो कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला सब में से कैंसिल हो जाएगा। तो जो रेशियो का वैल्यू आएगा वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या आएगा, वी आर एम एस इज टू वी एवरेज वेलोसिटी इज टू वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है ना, इन तीनों का रेशियो लेंगे तो वी आर एम एस पहले लिख दिया, एवरेज वेलोसिटी बाद में लिख दिया, वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये लिख दिया। इसका आएगा √3 इज टू √8/π इज टू √2। ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगा इसका। और अगर इसका वैल्यू निकालते हैं, मतलब वो वैल्यू डालते हैं तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा 1.73 इज टू, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू दे रखा 1.60 और इसका वैल्यू तो जानते हैं 1.42। ठीक है, √3 का वैल्यू होता है 1.73, 8/π का जब वैल्यू कैलकुलेट कर रूट लेंगे तो 1.6 आता है 60, और √2 का वैल्यू होता है 1.42। ये हमारा इसका वैल्यू आ जाता है। कहाँ तक समझ में आई ये समझ में आ गया। अब क्या देखते हैं कि इसमें ये जो वैल्यू है 1.73 ये ज़्यादा है 1.6 से, और ये वैल्यू ज़्यादा है इससे, यानी जो RMS वैल्यू होता है VRMS ये ज़्यादा होता है एवरेज वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से। यानी अगर रेशियो के हिसाब से अगर दिखाया जाए तो VRMS वैल्यू के हिसाब से इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये इसका ऑर्डर है कि जब भी कभी कोई गैस लेते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के उस कंसेप्ट करते हैं, तो जो हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे RMS वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है वो RMS का वैल्यू का होता है 1.73, और उसके बाद होता है एवरेज वेलोसिटी का 1.6, और उसके बाद जो रेशियो में बता रहे हैं, और उसके बाद जो होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 1.42 √2 के बराबर होता है। तो ये वाला भी वैल्यू याद रख सकते हैं, ऐसे भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या ये ऑर्डर भी पूछा जा सकता है सबसे कौन ज़्यादा है सबसे कम कौन है। या हम लोगों ने ग्राफ में एक चीज़ देखिए, ग्राफ में जो दे रखा है ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये यहाँ पर निकाला गया है, ये देखिए। उसके बाद जो है वो दिखाई एवरेज वेलोसिटी दिखाया, और उसके बाद जो है ना RMS वेलोसिटी। तो ये जो स्पीड जो जा रहा था हम लोग, स्पीड देखा बढ़ता जा रहा है, यानी सबसे ज़्यादा स्पीड VRMS का है। ग्राफ के हिसाब से भी देखिए मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा वैल्यू VRMS है, उससे कम एवरेज है, उससे कम मोस्ट प्रोबेबल वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। तो ग्राफ में भी इसी तरह से दिखा रखा है, मगर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये वाला एग्जैक्ट वैल्यू है, वो तो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ये वैल्यू है। कहाँ समझ में आई ये, बहुत ही अच्छा रिलेशन है ये। तो ये था हमारा एवरेज स्पीड, RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसका हम लोगों ने ये रिलेशन भी लिखा, नॉर्मल रिलेशन भी लिखा, और डेफिनेशन के साथ डेफिनेशन भी लिखा, डेफिनेशन का रिलेशन लिखा, साथ ही मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या रिलेशन होता है वो भी लिखा, कंपेयर भी किया उसमें कौन ज़्यादा कौन कम कितना वैल्यू होता है। तो ये था हमारा स्पीड। ठीक, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है स्पीड से रिलेटेड। आगे क्या दे रखा है, अगला टॉपिक जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक है, और ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक मान के चलते हैं, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे एनर्जी निकालते हैं, ये अगला है। तो मैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को आज मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, अगले क्लास में हम उसका पूरा डिटेल में करेंगे, लेकिन आज मैं उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को बता देता हूँ होता क्या है, क्या रिलेशन होता है, ये नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये अगला टॉपिक है हम लोग करने जा रहे हैं। फ्रीडम तो जानते हैं, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, हम किधर भी जाए, कुछ भी किधर भी जाए, कोई भी काम करे, कोई रोक टोक नहीं, वो फ्रीडम कहलाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने तरीके से किधर किधर जाने की आपको फ्रीडम है, आप किधर एक तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं, या किधर किधर जाने का डिग्री ऑफ फ्रीडम। या डिग्री का मतलब ये हुआ कि कितनी तरफ आप जा सकते हैं, यानी ऐसा होता है ना कि आप इधर नहीं जा सकते, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं मगर इधर नहीं जा सकते हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो, और जिधर जिधर फ्रीडम है जाने के लिए वो, उन दोनों को मिला के कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी एक मॉलिक्यूल जो गैस मॉलिक्यूल होगा, गैस मॉलिक्यूल तो जानते ही हैं, वो तो रैंडम मोशन करता हो तो चारों तरफ मोशन करता है। तो एक गैस मॉलिक्यूल को चाहे वो मोनोएटॉमिक हो या डाई एटॉमिक हो
या ट्राई एटॉमिक हो, कितने डायरेक्शन में वो इजीली मूव कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, विदाउट एनी बाउंड्री, यानी कोई रुकावट नहीं है, तो कितने तरफ वो मूव कर सकता है इजीली और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लो अगर कोई एक पार्टिकल है, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, और ये जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये तो जानते ही हम लोग। मान लो एक पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, गैस का एक पार्टिकल है, एक मोनोएटॉमिक गैस है, तो वो एक इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर, तो हम लोग के लिए क्या बोले, ये वन डायमेंशन है, ये तो कहेंगे, या तो वो एक्स एक्सिस में जा रहा हो, या वाई एक्सिस में जा रहा हो, इधर जा रहा हो, या फिर जेड एक्सिस पे जा रहा हो, ठीक है, इधर की तरह किसी एक एक्सिस पे अगर मूव करेगा तो हम लोग कहेंगे वन डायमेंशन है। यानी उसको लोकेट करने के लिए, उसके पोजीशन को बताने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी, या तो एक्स पे है तो एक्स का कोऑर्डिनेट बताना होगा, वाई जेड की ज़रूरत नहीं है। अगर वाई एक्सिस पे पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो वाई कोऑर्डिनेट बताना होगा कि वाई पे कहाँ तक कहाँ पे है, और अगर जेड कोऑर्डिनेट पे अगर पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आता है कि अगर एक कोई पार्टिकल एक्सिस पे मूव कर रहा होगा तो कौन से एक्सिस पे मूव कर रहा है उसको बताने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, या तो एक्स या वाई या जेड। क्लियर? तो अगर कोई गैस मॉलिक्यूल किसी एक्सिस पे मूव करता है तो उसका कोऑर्डिनेट कितना चाहिए, एक कोऑर्डिनेट चाहिए। लेकिन अगर इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्या बताया, मूविंग ऑन वन एक्सिस, ठीक है, तो वन एक्सिस को बताने के लिए हमें वन कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, ठीक, एक कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में। लेकिन अगर कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, जैसे ये एक प्लेन होता है, इस प्लेन का नाम है एक्स जेड प्लेन, ये वाला प्लेन को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, इधर वाला प्लेन को वाई जेड प्लेन बोलेंगे, है ना। जैसे ये हमारा दीवार है, ये एक प्लेन कहलाता है, ये फ्लोर है, ये प्लेन कहलाता है, ये वॉल है, ये प्लेन कहलाता है, ठीक। तो जब कभी कोई पार्टिकल मूव करेगा प्लेन में तो उसको बताने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। कितनी बार, जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको हमें पहले दिखाना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट में कहाँ तक है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बताएंगे, फिर हमें वाई कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा कि एक्स से इतना है, वाई से इतना है, तो ये दो कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। या मान लो कोई पार्टिकल यहाँ है तो हमें एक्स का दिखाना पड़ेगा, फिर जेड का दिखाना पड़ेगा। कितनी बात सुन रहे हैं? तो जब भी कभी कोई पार्टिकल मूव करेगा प्लेन में तो उसके लिए हमें दो कोऑर्डिनेट यूज करने पड़ेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए उसका पोजीशन, कि ये पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। तो दूसरा दे रखा है मूविंग इन अ प्लेन, अगर कोई प्लेन में मूव कर रहा है तो इसको नीड्स टू कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर कोई मूव करेगा प्लेन में, नीड्स टू कोऑर्डिनेट टू लोकेट, यानी उस पोजीशन को बताने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी, चाहे वो एक्स वाई हो, एक्स जेड हो, वाई जेड हो, कोई भी दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेंगे। ये तो ये हो गया। लेकिन अगर कोई पार्टिकल स्पेस में हो, स्पेस में होगा तो फिर तीनों कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ेगा, एक्स भी, वाई भी, जेड भी। तो अगर कोई बॉडी स्पेस में है, थर्ड ले रहा हूं मैं, मूविंग इन स्पेस, ठीक है। मूविंग इन स्पेस, अगर स्पेस में मूव कर रहा होगा तो उसके कोऑर्डिनेट को लोकेट करने के लिए हमें तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी उसके पोजीशन को बताने के लिए। कहाँ तक समझ में आया? अब क्या बताया कि मान लो कोई पार्टिकल स्पेस में है तो उसका फ्रीडम कितना होगा। पहले तो हम लोग तीन कोऑर्डिनेट यूज कर लेंगे और उसका तीनों कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो किधर भी जा रहा होगा, एक्स में भी होगा, वाई, उसका कंपोनेंट जो निकालेंगे हम लोग, स्पेस में है तो उसका कंपोनेंट निकालेंगे कि उसका एक्स एक्सिस में कितना, वाई एक्सिस में कितना कंपोनेंट है, जेड एक्सिस में कितना कंपोनेंट है, या कितना वैल्यू आता है कि एक्स का कोऑर्डिनेट कितना चाहिए, वाई का कोऑर्डिनेट कितना चाहिए, या जेड का कोऑर्डिनेट कितना चाहिए। तो जाहिर है तीनों एक्सिस का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा, तीनों का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक। और उसी के हिसाब से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं
ठीक है, यानी कितना एक्सिस उसको मिल रहा है। जैसे मान लो अगर एक एक्सिस पे चल रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक एक्सिस पे जाएगा तो एक ही एक्सिस यूज करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर प्लेन में चल रहा होगा तो दो एक्सिस यूज करेंगे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका, ठीक है। और अगर स्पेस में है तो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इधर जाए उधर जाए कहीं पे भी जाए। कितनी बात सुन रही। मोशन के हिसाब से हम लोग दिखाते हैं 3 तरह का मोशन दिखाते हैं। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेटरी मोशन और एक होता है वाइब्रेटरी मोशन। कितनी बात में ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये होता है कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो कोई भी मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा वो ट्रांसलेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन का रोटेट करना है, किसी एक्सिस के अलोंग कोई बॉडी रोटेट करता है, रोटेशन। जैसे हम लोग का जैसे मेरा हाथ है, तो अगर मैं ऐसे मोड़ दिया तो रोटेट कर दिया, मुड़ गया तो रोटेट, कितना एंगल रोटेट कर दिया, कितना एंगल लेफ्ट राइट में है, कितना एंगल लेफ्ट में, तो कितना हम रोटेट करते हैं। तो रोटेशन मतलब बॉडी तो अपने फिक्स ही रहेगा, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, और लेकिन कितना वो रोटेट कर सकते हैं, किस किस कोऑर्डिनेट में वो रोटेट कर सकते हैं, तो वो रोटेशनल मोशन होता है। और एक होता है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि अपने पोजीशन पे तो रुका हुआ है मगर उसी जगह पर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वाइब्रेट करता रहेगा मगर उसका पोजीशन नहीं बदलेगा। ट्रांसलेटर में क्या था, एक जगह से दूसरी, जैसे कोई बॉडी जो है ना यहाँ था, थोड़ी देर में यहाँ चला गया तो ये ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, ठीक है। मान लो एक ये बॉडी था, मूव करके यहाँ चला गया तो ये कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। कितनी बात सुनी। जैसे एक बॉडी है, दो पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या दोनों एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बना रखे हैं। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल होगा, गैस मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी गैस होगा तो वो आपस में बॉन्ड बना के रखेंगे, तो ये बॉन्ड है बना हुआ है। अब ये कितना क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये इसका, तो इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है ना। जैसे मान लो ये एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड है और ये ऐसा हम लोग घुमा रहे हैं ऐसे, तो कितना रोटेट कर रहा है, कितना एंगल रोटेट कर रहा है, किस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। जैसे ये एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे रोटेट कर सकता है या जेड एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, ठीक है। होता ना भाई, बहुत सारी चीज़ें हर तरफ नहीं रोटेट करती। जैसे ये हमारे हाथ है तो हम ऐसे ऊपर नीचे ऐसा तो घुमा लेंगे, ये ऐसा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सर के बल ऐसे पूरा ले जाऊंगा, ऐसा घुमा के लाऊंगा, ठीक है, ऐसे नहीं रोटेट होगा। वो एक पर्टिकुलर एक्सिस में ही रोटेट करता है वो, ठीक है। ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, जैसे हम हाथ को रोटेट, तो ऊपर से नीचे वर्टिकल एक्सिस में रोटेट कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरा ऐसा घुमा सकता हूँ या पीछे ऐसे ले जा सकता हूँ, ऐसे पीछे नहीं जाएगा, ये यहाँ पे जाकर रुक जाएगा ये, ठीक है, पीछे नहीं जा सकता, ठीक। ऐसे तो सामने से ऐसे घुमा लेते, ऐसे ऐसे घुमा लेंगे, लेकिन ऐसे पीछे से नहीं घूम पाएगा ये। कितनी बात सुन रही। तो क्या होता है कि जब भी कभी इस तरह के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं तो किधर किधर मूव कर सकते हैं, किधर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो उनका जिधर नहीं कर सकते वो तो नहीं लेंगे, लेकिन जिधर वो कर सकते हैं उधर उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि उधर वो मूव कर सकता है, और जिधर नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। कितनी बात सुन रही। तो इसी तरह से बताया गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि किधर वो मूव कर सकता है, किधर वो नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्टेड किधर है, ठीक। अब जैसे 2 मॉलिक्यूल आइए, हम अपने हाथ से ही दिखा रहे थे। अब हम लोग पैर का है तो सामने तो कर लेते हैं मगर पीछे हर आदमी का नहीं होता। जैसे सामने तो ऐसे उठा लेंगे, सामने की तरफ ऐसे पैर उठा के ऐसे, जैसे खेलते हैं ना फुटबॉल वगैरह या कोई भी पैर वाला गेम खेलते हैं, फुटबॉल स्पेशली, तो ऐसे हाथ उठा के मार लेते हैं, लेकिन पीछे उतना नहीं उठेगा वो, ठीक है। अगर कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जिम्नास्ट करते हैं, तो उनका थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो वो तो पीछे कर लेते हैं, हर आदमी का नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे जो है ना कमर पे लॉक होता है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जिधर रिस्ट्रिक्शन है उधर मूव नहीं कर सकते, जिधर फ्री है उधर मूव कर सकते हैं। कितनी बात सुनी। तो ये क्या मतलब कि किधर हम मूव कर सकते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। ऐसे बताया क्या कि एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। कितनी बात सुनी, समझ में आ रही बात। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब हुआ कि कोई भी पार्टिकल हो, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, कितना एक्सिस किधर किधर इसलिए मूव कर सकता है, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। तो मैं इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इसके बाद इसका एक रिलेशन भी दे रखा है। अगर कैलकुलेट करना चाहे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोएटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में, तो कैसे निकाल सकते हैं वो फॉर्मूला भी लिखूंगा। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? बहुत ईजी सी बात है, इस पर बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है कि जिधर आसानी से आप मूव कर सकते हैं वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। जिधर नहीं जा सकते वो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, आप उधर नहीं जा सकते, रुकावट है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऑफिसेज है, उसमें हर किसी को एंट्री नहीं है,
ठीक है, हर किसी की एंट्री नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की एंट्री है, जो लोग वहाँ एम्प्लॉई हैं या बहुत सारे लोग वहाँ पे जिनका अपना दुकान है या शॉपिंग मॉल में, तो वो जा सकते हैं, उनके पास कार्ड भी होता है, दिखा के जा सकते हैं। लेकिन हर कोई चाहे कि चले जाए तो नहीं जा सकता है। तो किसको फ्रीडम है जाने की, किसको नहीं है। जिसको फ्रीडम है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और जिसको नहीं है वो नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, यही कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब गैस मॉलिक्यूल जो है वो मोनोएटॉमिक होते हैं, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक होते हैं, तो किधर वो मूव कर सकते हैं, किधर नहीं मूव कर सकते, वो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसी को हमें निकालना है। ठीक, डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ। ये एक हम लोगों ने डेफिनेशन लिख दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम का। क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, समझा देता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम माइनस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या बताया कि एक पार्टिकल को लोकेट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ते हैं, वो माइनस उन पार्टिकल के बीच में आपस में कितना इंडिपेंडेंट रिलेशन है, उनको माइनस कर देना है। क्या मतलब, उसका एक फॉर्मूला दे रखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ये हमारा एक रिलेशन दे रखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इजिकल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n। n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब ये है नंबर ऑफ एटम्स का मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम कह सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। जैसे मोनोएटॉमिक है तो एक एटम होगा तो n का वैल्यू 1 होगा। डाइएटॉमिक है, कोई मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो n का वैल्यू 3 होता है। तो एक सिस्टम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो n आ जाएगा, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये k है इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब हुआ कि जैसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो डाइएटॉमिक है तो दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाए होंगे, तो उनके बीच में एक ऐसा डायरेक्शन होगा जहाँ पे उनका रिस्ट्रिक्शन होगा मूवमेंट का, बाकी दूसरे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन वो कोई एक डायरेक्शन होगा जिसमें वो रिस्ट्रिक्शन होगा, इंडिपेंडेंट रिलेशन है उसमें वो मूव नहीं कर सकते। जैसे क्या हुआ, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल ए ले लेते हैं, ये पार्टिकल बी ले लेते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया, ये है, ठीक है। तो ये जैसे मॉलिक्यूल है, तो ये जैसे हम अपने हाथ से दिखा रहे हैं, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इधर एक एटम है, एक एटम ये है, बॉन्ड बना रखा है, ऐसे हमने बॉन्ड बना के दिखा दिया, ऐसे बॉन्ड बना हुआ। तो ये इधर रोटेट कर सकता है, इधर रोटेट कर सकता है, ऊपर रोटेट कर सकता है, नीचे रोटेट कर सकता है, दाएं रोटेट कर, लेकिन आपस में ये इधर नहीं जा सकता, ये इधर नहीं, ये दोनों आपस में इधर कुछ रोटेट नहीं कर सकते। मतलब ये इसको धक्का लगा के इधर नहीं कर सकता, ये इसको धक्का लगा के इधर नहीं कर सकता। तो ये इसका रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मगर रोटेट करके ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इधर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, यानी कि ये नीचे चला जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से मूव कर सकता है, लेकिन रोटेट करना चाहे तो ऐसे रोटेट कर, लेकिन ये इसको इधर नहीं दबा सकता, ये इसको इधर नहीं दबा सकता। तो एक ऐसा मतलब डायरेक्शन है जिसमें वो रिस्ट्रिक्टेड है, उधर मूव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बाकी तो दूसरी तरफ मूव कर सकता है। तो वो के इंडिपेंडेंट रिलेशन है, वो रिलेशन जो है ना खत्म नहीं होगा। तो वो बोला कि इंडिपेंडेंट रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल के बीच में एक ऐसा रिलेशन है आपस में, वो इंडिपेंडेंट है, उस पर उसका कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई असर नहीं होगा, ठीक है। तो ये दे रखा हमारा इसको। अब मैं इसको एन का क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सिस्टम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये है कि मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, और के है इंडिपेंडेंट रिलेशन, ठीक है ना। ये के का वैल्यू होता है, कितनी बात सुन में, ये एक रिलेशन दे रखा है, ये डेफिनेशन था, ये रिलेशन था। अब जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, डायएटॉमिक गैस है, तो उनका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो मैं लिख के दिखाने जा रहा हूँ। मोटामोटी डायएटॉमिक ट्राइएटॉमिक का क्या कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो मैं लिख के दिखाने जा रहा हूँ, बताना हो, ठीक है। बताया क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने जा रहा है फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक में जैसे एक ही एटम में रहता है, जैसे जितने भी नोबल गैस है ना वो सब मोनोएटॉमिक गैस होते हैं, या हीलियम है, नियन है,
आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, ये सभी मोनोएटॉमिक गैस होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बनाते क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। अब इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो कितना होगा वैल्यू, तो इनको जो है मोनोएटॉमिक गैस के लिए के का मोनोएटॉमिक गैस के लिए n जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम कितना होगा 1। एक ही तो मॉलिक्यूल होगा, एक ही एटम का वो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो एक एटम होगा, नोबल गैस एक ही एटम होता है, तो n जो है ना 1 लेंगे। और ये आपस में एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाते, तो यहाँ पे k का जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप 0 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का निकालना चाहते हैं तो 3n माइनस के 3 इंटू 1 माइनस 0, के का वैल्यू 0 डाल दिया तो 3। तो मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। क्या मतलब हुआ कि एक मोनोएटॉमिक गैस x y z किधर भी जा सकता है, और वो कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ये 3 जो है ना ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, ये ट्रांसलेटरी मोशन होगा। इसमें रोटेटरी नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन तो जब होगा जब एक दूसरे से बंधे होंगे। मोनोएटॉमिक तो बनता ही नहीं, फ्री होता हर एटम, तो इसलिए उनका कोई बॉन्ड नहीं होता, तो इसीलिए वो आसानी से मूव करते रहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन करते रहते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड किधर भी मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम लोग देखते हैं अगर डायटोमिक होता है तो फिर कितना होगा, वो लिखते हैं। ठीक है, डाई एटमिक हो गया तो 2 एटम का मिलके बना होगा। तो इसमें क्या है, एक का कोई ना कोई ऐसा डायरेक्शन होगा रोटेटरी मोशन का जो उसका रिस्ट्रिक्शन होगा, एक जिसमें अभी हम बता रहे थे। तो यहाँ पे डाई एटमिक में n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2। 2 एटम मिलके बना होगा, जैसे ये एक A है, ये एक B है, दोनों मिलके एक ये बना होगा मॉलिक्यूल। तो ये जो है ना n का वैल्यू तो 2 हो गया, और k का वैल्यू जो है ना 1 आएगा, क्योंकि एक तरफ ये तो एक तरफ से बॉन्ड बना रखा है। यदि किसी भी एक्सिस में, चाहे एक्स एक्सिस में हो, चाहे वाई एक्सिस में हो, चाहे जेड एक्सिस में, जिधर वो इंक्लाइन करेगा उस एक्सिस में ये रोटेट नहीं करेगा, उस एक्सिस में, बाकी दूसरे एक्सिस में रोटेट कर सकता है आसानी से। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा ये 3n माइनस के, 3n का वैल्यू 2 डाल दो और k का वैल्यू 1 डाल लेते हैं, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है डायटोमिक मॉलिक्यूल का। कहाँ तक समझ में आया? मॉडरेट टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है। वाइब्रेशनल यहाँ पे जो है 5 में क्या बताया, 3 तो रोटेशनल मोशन होगा, सॉरी 3 तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेटरी, ठीक है। इस 5 में जो है 3 तो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मतलब तीनों एक्सिस पे, एक्स वाई जेड, यानी ये दोनों ही एटम एक साथ, या तो एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ एक साथ, या वाई एक्सिस में जा रहा हूँ, या जेड एक्सिस में जा रहा हूँ, एक साथ दोनों चल रहे होंगे, तो वो 3 तो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएंगे उनके। और फिर वो अपने एक्सिस पे रोटेट करेंगे तो 3 रोटेशन हो सकता है, लेकिन एक तो उनका जिस डायरेक्शन में उनका बॉन्ड होगा वो वाले डायरेक्शन में वो तो रिस्ट्रिक्टेड होगा, बाकी 2 रोटेशन हो सकता है। तो 2 तो रोटेटरी मोशन होता है और 3 ट्रांसलेटरी मोशन होता है। इस तरह से 5 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। कहाँ तक समझ में आई ये? अब इसी तरह से देखते हैं ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसे नोट करिए। ठीक है, अगर ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, अगर 3 एटम्स का मिला हुआ मॉलिक्यूल होता है तो वो उसका फिर कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 एटम का जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसके 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे पहले 2 स्ट्रक्चर को बताते हैं। एक, या तो वो तीनों नॉन कोलिनियर होंगे, नॉन कोलिनियर स्ट्रक्चर, यानी एक ही लाइन में नहीं आएंगे,
जैसे बहुत सारे कंपाउंड दे रखा है, जैसे वाटर दे रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे है, और इस तरह से एक ट्रायंगल बनाता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ट्राई एटमिक, उसका एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ है, तो तीनों जो है मिलकर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कितनी बात सुन में, तो नॉन कोलिनियर हो गई ये, ठीक। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, 3, क्योंकि 3 एटम है इसमें, 3 हो गया। लेकिन इनका रिस्ट्रिक्शन कितना है, एक देखो ये वाला रिस्ट्रिक्शन है, एक ये है, एक ये है, यानी जो k का वैल्यू होगा, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप k का जो वैल्यू होगा वो भी 3 है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो इस तरह से नॉर्मल टू द सेंटर, ऐसे इसके अलोंग ये घूमेगा, रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है, सेंटर के अलोंग ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका। बस में रोटेशनल मोशन के लिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर होगा। कितनी बात सुन में, यानी इसको बीचों बीच लेके फिर इसको घुमाएंगे, लेफ्ट से घुमाएंगे, राइट से घुमाएंगे, जैसे भी घुमाना होगा। लेकिन ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में 3 बॉन्ड बना रखे हैं। जितने बॉन्ड्स बना रखते हैं ना, उसी को इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप कहते हैं। इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप का मतलब इंडिपेंडेंट रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट रिलेशन को हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड से समझने के लिए कर सकते हैं कि कितने आपस में उनके बॉन्ड बने हुए हैं, कैसे आपस में वो बॉन्ड बना रखे हैं, वही होता है। अब जैसे k का वैल्यू 3 हो गया, अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हैं तो f इज इक्वल टू 3n माइनस k। यहाँ पे n का वैल्यू 3 डाल दिया और k का वैल्यू भी 3 डाल दिया, तो 6 आ गया। तो नॉन कोलिनियर स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 6। अगर कोलिनियर हो जाते तो क्या होगा, कोलिनियर मतलब अगर ये तीनों जो है एक इस तरह से, ठीक है, A है, ये B है, ये C है, तीनों जो है कोलिनियर हो जाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे दूसरा जो ले लेते हैं कोलिनियर स्ट्रक्चर, कोलिनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर कोलिनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा तो यहाँ पे n तो 3 था ही था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम तो 3 था, लेकिन आपस में रिलेट कैसे करेंगे, एक ये बॉन्ड बन जाएगा, एक ये, तो 2 हो जाएंगे, तो k का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू 3n माइनस k, 3 इंटू 3 माइनस 2, ठीक है। तब जब कोलिनियर स्ट्रक्चर होगा तो उस वक्त इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 7 और नॉन कोलिनियर होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 6। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में है। लेकिन ये जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल रहे हैं लो टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं। कोलिनियर में जैसे कोलिनियर स्ट्रक्चर में भी दे रखा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कोलिनियर स्ट्रक्चर, साइड कार्बन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ये जो है ना लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं, कोलिनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। यहाँ तक समझ में आई बात, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इंडिपेंडेंट रिलेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, या किस तरह से एटम जो है ना मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट। आगे हम लोग इसके आगे बहुत सारी और बातें हैं, तो वो मैं अगले क्लास में बताता हूँ। आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। अगले क्लास में उसके आगे का बताते हैं। वो बच्चे जो पहली दफ़ा मेरा वीडियो, बच्चे जो 11th-12th में है, नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉपर है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, उन्हें तो फ़ायदा पहुँचेगा ही पहुँचेगा। साथ ही वो बच्चे जो 8th and 10th में और आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ चल दें, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं, प्रोग्राम दे रहे हैं, एक्सक्यूशन करा रहे हैं, बहुत सारी बातें हम लोग दे रहे हैं आपको। तो आप चाहते हैं कि अगर पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें तो आप सेलेक्ट ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।